साथियों नमस्कार। साथियों, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया अब एक और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान के अंदर हम देख रहे हैं चीन और ताइवान के बीच लगातार तनावपूर्ण स्थितियां बन रही है। साथियों, इस पूरे विषय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ एक है, वह यह है कि ऐसा क्या हुआ है अभी कि जो एकदम से चीन और ताइवान के बीच तनावपूर्ण स्थितियां बन गई है। और वह कारण है यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान में विजिट। पिछले लंबे समय से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि नैन्सी पेलोसी एक डेलीगेशन के साथ ताइवान का दौरा करेंगी और इसको लेकर चीन लगातार प्रखर रूप से यूएस को धमकियां दे रहा था कि इस तरह की किसी भी विजिट को चीन एक्सेप्ट नहीं करेगा और अगर ऐसा विजिट होती है तो चीन इसके खिलाफ एक मिलिट्री एक्शन लेने का भी काम करेगा। हालांकि ये विजिट पहले नैन्सी पेलोसी की अप्रैल में होनी थी, लेकिन जो पोस्टपोन होकर अब अगस्त में आ गई थी। लेकिन जो नैरेटिव चाइना को बिल्ड करना था वो नैरेटिव वो लगातार बिल्ड करता गया। चाइना का जो स्टैंड था कि वो इस तरह की विजिट्स को नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो वो विजिट का जो उसका स्टैंड था वो क्लियर कट तरीके से हमें अभी तक देखने को मिल रहा है। और चाइना खुलकर यूएस को धमकियां दे रहा है कि अगर नैन्सी पेलोसी विजिट करती हैं तो मिलिट्री एक्शंस भी हो सकते हैं और ताइवान स्ट्रेट के अंदर अमेरिका के जो एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय है चाइना उनको भी सिंक करा देगा, यानी कि डुबा देगा, उन पर भी एक मिलिट्री एक्शन लेगा। तो साथियों, नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है उसके महत्व को समझने से पहले हमें नैन्सी पेलोसी का चीन के प्रति क्या स्टैंड रहा है उसको जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन की विस्तारवादी नीतियों और डिक्टेटरशिप के ऊपर लगातार नैन्सी पेलोसी खुलकर बोलती आई है। चाहे वो 1990 के दशक में तियानमेन स्क्वायर का इंसिडेंट हो, उसके बाद जब कुछ सेनेटर्स अमेरिका के चीन गए थे और वहां पर प्रो डेमोक्रेसी के उन्होंने झंडे लगाए थे, तो उस प्रो डेमोक्रेसी के झंडे लगानों में भी नैन्सी पेलोसी की मौजूदगी थी। तिब्बत को लेकर भी लगातार नैन्सी पेलोसी का स्टैंड यही रहा है कि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। और इसी रूप में हांगकांग में जो प्रोटेस्ट, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस पर भी नैन्सी पेलोसी का जो स्टैंड है वो एंटी चाइना ही रहा है। यानी कि चाइना की विस्तारवादी नीतियां और तानाशाही रवैये के विरुद्ध नैन्सी पेलोसी लगातार प्रखर रूप से बोलती आई है। तो एक ऐसे व्यक्ति का और एक ऐसे यूएस सेनेटर का और एक ऐसे सीनियर लीडर का ताइवान में विजिट करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैसेज देगा उसके विरुद्ध और उसके इंप्लीकेशंस को समझते हुए चीन आज के समय में ताइवान के साथ एक मिलिट्री एंगेजमेंट करने की दिशा में बढ़ रहा है। अब साथियों, जिस तरीके से मिलिट्री बिल्डअप चाइना कर रहा है वो ये दर्शा रहा है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान की विजिट करती हैं तो कुछ टेक्टिकल या फिर एक कंट्रोल्ड मैनर में मिलिट्री एक्शन हो सकता है, क्योंकि चाइना ने अपने ताइवान स्ट्रेट के पास जो उसकी कोस्ट है उस पर आर्मी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है, नेवी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है, अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। और कल रात को चीन ने अपने फ्यूजियान प्रोविंस से लगातार रॉकेट लॉन्चर से फायर ड्रिल्स की है। और आज 1 अगस्त के दिन जब चीन की पीएलए का गठन हुआ था उसके 95 साल पूरे हो रहे हैं, तो आज भी वह मिलिट्री ड्रिल्स को और ज्यादा तेज कर देगा, एक अपना शक्ति प्रदर्शन के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए। साथियों, कुछ दिन पहले ही यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से भी ज्यादा फोन पर वार्तालाप हुई और एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस डिस्कशन के अंदर भी ताइवान को लेकर चर्चा हुई और नैन्सी पेलोसी की विजिट को लेकर भी चर्चा हुई। तो जब हमने उन दोनों कंट्रीज, जो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जब किसी भी दो देशों के सुप्रीम लीडर्स की आपस में बातचीत होती है तो जो प्रेस रिलीज निकल के आता है सरकार की तरफ से, जब हमने उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ने और समझने की कोशिश की तो उसमें क्लियर कट तरीके से दिख रहा है कि ताइवान को लेकर अमेरिका कहीं ना कहीं मॉडरेशन की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन चाइना बहुत एग्रेसिव टोन के साथ अपनी बात को रख रहा है। और चीन ने जो सीधे तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है वो ये कहा है कि ताइवान को लेकर यूएसए का जो एक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिएक्शन होगा। और क्लियर कट तरीके से चीन ने अमेरिका को ये कहा है कि डोंट प्ले विद द फायर, यानी कि ताइवान के साथ किसी भी तरह की नजदीकियां को बढ़ाने का आप काम ना करें, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप आग के साथ खेल रहे हैं।
ये चाइना का स्टैंड है जो खुले तौर पर यह दिखा रहा है कि वो एक एग्रेसिव मोड में जा रहा है। पहले भी अनेकों वीडियो के माध्यम से चीन और ताइवान के बीच टकराव जैसी स्थितियों को लेकर हमने चर्चाएं आपके साथ की है, लेकिन जिस रूप में अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं, वह दिखा रहा है कि अब यूएस की हेजेमनी जो है उसको चैलेंज चीन ओपनली कर रहा है और पूरी दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में बढ़ रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की दिशा में दुनिया बढ़ रही है, इसका जो ट्रांजिशन होगा क्या वह पीसफुल होगा या फिर एक नए तरीके के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देगा। साथियों, ये नए तरीके के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देगा और इसका जो वॉर जोन बनेगा वह बनेगा इंडो पैसिफिक रीजन। क्योंकि चीन ने जिस तरीके से विस्तारवादी नीतियों को अपनाया है और अपने मिलिट्री पावर को और इकोनॉमिक पावर को वो यूज कर कर लगातार ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है कि जल्द से जल्द वो ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन कर लेगा। लेकिन साथियों, ये रीयूनिफिकेशन क्या इस बार के मिलिट्री एक्शन से हो जाएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल पर गौर करने की हम कोशिश करते हैं। साथियों, किसी भी तरीके के मिलिट्री ऑपरेशन में एंगेज होने से पहले सभी कंट्रीज, कोई भी अगर इस तरह के मिस एडवेंचर में अगर जाता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को समझने का प्रयास जरूर करता है। वर्तमान के अंदर ताइवान स्ट्रेट के अंदर जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो वाटर का बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉमी है। इसलिए चीन अभी किसी भी तरह के फुल स्केल वॉर में ताइवान के साथ एंगेज नहीं होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अक्टूबर का जो समय आएगा, उस समय पर ताइवान स्टेट के इर्द गिर्द का जो वाटर है वो स्ट्रोमी नहीं होता है, तो वो चाइना के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशंस बनाता है किसी भी तरह के फुल स्केल वॉर में एंगेज होने के लिए। तो अगला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चीन जो मिलिट्री ऑपरेशंस करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा वर्तमान में, अगर किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन करता है चीन। तो साथियों, वर्तमान में चीन का जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव रहेगा वह यह रहेगा कि जो आइलैंड्स ताइवान के साउथ चाइना सी में है और चीन के तट के नजदीक है, यानी कि चाइनीज कोस्ट के नजदीक है, उन पर चीन कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। चाइना के कोस्ट के नजदीक जो ताइवान के आइलैंड्स हैं, जैसे कि किनमेन आइलैंड्स, मात्सू आइलैंड्स और साउथ चाइना सी के अंदर जो ताइवान का आइलैंड है इता अबू आइलैंड्स, इन आइलैंड्स के ऊपर चीन अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन साथियों, इसी बीच एक और खबर निकल कर आ रही है और वह यह है कि जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज अमेरिका की तरफ से दिया गया है, उस विजिट में ताइवान का नाम अभी तक नहीं डाला गया है। लेकिन लगातार चीन ये कह रहा है कि 4 अगस्त को नैन्सी पेलोसी ताइवान का विजिट करेंगी। ये मतलब चाइना की इंटेलिजेंस जो है वो सरफेस कर रही है दुनिया के सामने कि 4 अगस्त को नैन्सी पेलोसी ताइवान का विजिट कर रही है। अब साथियों, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है जिसको कहीं ना कहीं मिस किया जा रहा है, वह यह है कि अगर ऐसी विजिट कोई होती भी है तो उसको लेकर जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो चीन ने बहुत पहले से ही शुरू कर रखी है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉर क्लियर कट तरीके से हमने नजर आ रही है, जिस तरीके से चाइना जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है ताइवान को लेकर, वो उसका प्रचार चाइना के जो एम्बेसडर अलग अलग देशों में बैठे हैं वे खुलकर सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चीन ऑलरेडी ताइवान के खिलाफ लॉन्च कर चुका है। और जिस इंफॉर्मेशन के युग में अभी दुनिया चल रही है, मिलिट्री वॉर के साथ साथ जितनी इंपॉर्टेंस मिलिट्री वॉर की है उतनी ही इंपॉर्टेंस आज के समय में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी है, और जिसके सबूत और जिसके एविडेंस हमें खुले तौर पर देखने को मिले हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर भी। और वैसा ही एक मिलिट्री ऑपरेशन के पैरेलल में एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो फ्रंट है वो चीन ताइवान के विरुद्ध खोल चुका है। साथियों, अब इसमें जो नेक्स्ट सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है वह यह है कि जिस तरीके से चाइना एक्सपेंशनिज्म की ओर बढ़ेगा, इसके भविष्य में क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। अगर कोई छोटा मिलिट्री एक्शन भी होता है या फुल स्केल वॉर भी होता है ताइवान के साथ, वो ये भी एक चीन का विस्तार करने का एक स्टेपिंग स्टोन होगा। क्योंकि 9 डैश लाइन का जिक्र हो चाहे साउथ चाइना सी के अंदर
या आइलैंड चेन्स का जिक्र हो या फिर सेकंड आइलैंड चेन्स का जिक्र हो, ये चाइना की नीति में है इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सपैंड करने का। और ताइवान के रीयूनिफिकेशन को लेकर चाइना के थिंक टैंक भी खुले तौर पर यह कह चुके हैं कि 2025 तक चीन ताइवान के साथ अपना रीयूनिफिकेशन कर देगा और ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा। और अगर स्मॉल स्केल मिलिट्री एक्शन के तहत चीन जिन आइलैंड्स का हमने आपके साथ जिक्र किया, अगर उन पर कब्जा जमा लेता है तो सबसे ज्यादा खतरा पैदा होगा जापान को, क्योंकि इस एक्शन का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन जो पहले पड़ेगा वो जापान पे पड़ेगा और सीधे तौर पर जापान की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को चाइना के ऊपर एक थ्रेट पैदा होगा। क्योंकि जो सेकंड लाइन बनी हुई है, 9 डैश लाइन है एक, उसके बाद एक फर्स्ट आइलैंड चेन है और उसके बाद सेकंड आइलैंड चेन है। तो जो फर्स्ट आइलैंड चेन है वो जो ड्रॉ की गई है चाइना के जो एक्सपेंशनिज्म की विचारधारा है उसके तहत, वो लाइन गुजरती है जापान के ओकिहामा आइलैंड से और ओकिहामा आइलैंड्स पर यूएस का भी बेस है। तो जिस रूप में ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये चीन अपनी आर्थिक ताकत और मिलिट्री ताकत को यूज कर कर एक एक्सपेंशनिज्म की विचारधारा को तेज करने की दिशा में बढ़ रहा है। साथियों, ये तो हुआ एक पक्ष। अब इसके पीछे कुछ चीन के पॉलिटिकल कारण भी है जिस वजह से ये जो डेवलपमेंट्स हुई है वो होती चली जा रही है और चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। साथियों, कोरोना काल के बाद से चीन की जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि जो चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ है, वह थम गई है, क्योंकि चीन ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अपने देश में लगाए हैं, जिसकी वजह से चीन के अंदर बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लगातार घट रहा है और लोगों की आय पर भी इसका प्रभाव बुरी तरीके से पड़ रहा है। और ये स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि चीन का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वह भी बहुत स्लो डाउन की ओर जा रहा है और चीन ने अपने नागरिकों के अकाउंट तक सीज कर दिए हैं, जिसको लेकर कुछ दिन पहले बहुत सी वीडियोज भी वायरल हुई कि चीन ने अपने बैंकों के बाहर टैंक डेप्लॉय कर दिए हैं अपने लोगों को पीछे धकेलने के लिए, जो बैंक से पैसा निकालने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उनके अकाउंट सीज होते जा रहे थे। तो चीन के अंदर एक इंटरनल जो डिस्टरबेंस आज के समय में चल रही है, उस डिस्टरबेंस को से अपने लोगों का नेशनलिज्म की ओर माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी चीन की अब एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी को लेकर आगे बढ़ना मजबूरी भी होता चला जा रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि चीन की एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी और उसकी जो ये विचारधारा है ये उसके रूट्स में है। इसलिए हम पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से और इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूर्णतः उन्हीं के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वो रूट्स हैं उसकी एक्सपेंशनिज्म की, उसकी धारा में ही ये चीजें अब बहती चली जा रही है और चीन और ताइवान के बीच तनावपूर्ण स्थिति लगातार बढ़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी, जो चीन दावा कर रहा है कि 4 अगस्त को नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करेंगी, तो उसके बाद क्या घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखते हैं 4 अगस्त को किस रूप में एक्शंस होते हैं। लेकिन ये जो पूरी स्थिति डेवलप हुई है ये ताइवान के लिए काफी चिंताजनक है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, वीडियो को शेयर करें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।